Myself Monica Sharma from New English Junior College, Commerce Department. As you know, we are taking the lecture of economics, that is 12th standard, chapter 4, supply analysis. And और ये हमारा 8th lecture है on this economic subject. See, these are the subtopics of the chapter, that is first three we have already done, that is concept, individual and market supply curve. In the last lecture we have covered. Last lecture में ये cover किया था. आज हम देखेंगे determinants of supply और remaining जो हमारे topics हैं वो upcoming lectures में हम लोग complete करेंगे. तो आज हम करेंगे determinants of supply. ये सेम वैसे ही है जैसे हमने डिमांड एनालाइज चैप्टर में किया था. अभी डिटर्मिनेंट्स देखते हैं. उसके पहले आपको डेफिनेशन करना है अगेन, बिकॉज एज यू नो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी आप बोर्ड में एग्जाम में आंसर्स लिखते हो, डिटर्मिनेंट्स हैं, एक्सेप्शंस हैं, जो भी रिलेटेड वी कैन से क्वेश्चंस हैं, तो उसमें आपको पहले उसका डेफिनेशन या मीनिंग या इंट्रोडक्शन तीनों में से एक लिखोगे तो आंसर ज़्यादा इफेक्टिव लगता है. सो जैसे कि क्वेश्चन है डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, तो उसमें पहले आएगा डेफिनेशन ऑफ सप्लाई. अकॉर्डिंग टू द पॉल सैमुअलसन, supply refers to the relationship between market price and the amount of goods that producers are willing to supply. So again, price or producer's willingness. Willingness means if he is ready to supply in the market, then only it will create a supply in the market. क्योंकि producer मतलब manufacturer, अगर वो ready है मार्केट में गुड्स सप्लाई करने के लिए तो ही आपको गुड्स अवेलेबल होंगे, नहीं तो नहीं होंगे. तो इन शॉर्ट इट इज रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द प्रोड्यूसर्स विलिंगनेस. सो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दिया हुआ है. सप्लाई रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी that a seller is willing and able to offer for sale at a given price. जो भी हमारे लॉ ऑफ सप्लाई है या लॉ ऑफ डिमांड है, सब जो भी है प्राइस के अराउंड ही सराउंड होते हैं. ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है फार्मर्स टोटल आउटपुट ऑफ राइस इज 4000 kg, उसका 4000 kg प्रोडक्शन है, टोटल आउटपुट है. एंड दिस, और वो उसका स्टॉक है. लास्ट लेक्चर में हमने किया था स्टॉक एंड सप्लाई में. इफ द प्राइस ₹40 पर केजी ही ऑफर्स, बट वो सिर्फ 1000 ही सेल कर रहा है, दिस इज द एक्चुअल सप्लाई. तो स्टॉक उसका 4000 है और 1000 उसकी एक्चुअल सप्लाई है. ठीक है, तो ये विलिंगनेस है, विलिंगनेस दिखा रहा है. उसके पास प्रोडक्शन 4000 की है, बट वो क्या कर रहा है, वो सिर्फ 1000 kg दे रहा है. मीन्स विलिंगली रेडीली ही इज गिविंग 1000 kg ओनली फॉर द सप्लाई. तो इसके लिए ये एग्जाम्पल दिया हुआ है डेफिनेशन के साथ. तो जो भी हमारा सप्लाई का रिलेशन है वो है प्राइस एंड टाइम. टाइम यू नो इट मे बी डे, मंथ, वीक और वी कैन से द ईयर. अब आते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई. उसमें पहला है प्राइस ऑफ द कमोडिटी. प्राइस हमेशा जो रिलेशन दिखाता है विद द सप्लाई इज डायरेक्ट रिलेशन. ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था. क्योंकि प्रोड्यूसर बिहेवियर है, प्रोड्यूसर हमेशा प्रॉफिट चाहता है, तो जहां पे ज्यादा प्राइस होगी तो वो ज्यादा सप्लाई करेगा, कम प्राइस होगी तो वो इंटरेस्टेड नहीं होगा गुड्स सप्लाई करने में. सो यहाँ पे देखेंगे अभी, प्राइस इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी. इन्फ्लुएंस मतलब असर करती है प्राइस सप्लाई पे. मोर क्वांटिटीज आर सप्लाई एट हायर प्राइस. वही जो देखिए यहाँ पे हमने आपको एरोस के थ्रू समझाया है कि प्राइस ज्यादा तो सप्लाई ज्यादा, प्राइस कम तो सप्लाई भी कम. तो ये दिखा रहा है डायरेक्ट रिलेशनशिप.
Higher the price and less quantities are supplied at a lower price. More quantities supplied at higher price, less quantities are supplied at lower price. Thus there is a direct relationship. तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि प्राइस एंड सप्लाई का हमेशा डायरेक्ट रिलेशन है और इसके ऊपर ही लॉ बेस्ड है, लॉ ऑफ सप्लाई, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. सेकेंड पॉइंट, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी. जैसे ही टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस होता है, विच लीड टू एन इंक्रीज इन द प्रोडक्शन एंड सप्लाई. मीन्स टेक्नोलॉजी का रिलेशन सप्लाई से कैसा है, जैसे ही हम लोग न्यूली टेक्निकल गुड्स मशीनरीज खरीदते हैं मार्केट में एज अ प्रोड्यूसर, तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है इम्प्रूव होता है और प्रोडक्शन बढ़ता है. प्रोडक्शन बढ़ा तो हमारा सप्लाई भी बढ़ेगा. यहाँ पे आपको स्पीड मिक्सर दिया हुआ है इमेज में. तो ये एक न्यूली टेक्नोलॉजी है जो बहुत सारे प्रोड्यूसर्स यूज करते हैं मिक्सिंग में फॉर पेंट, मेडिसिन एंड ऑल. तो उनका क्या होता है, मिक्सिंग प्रॉपर हो जाता है तो प्रोडक्शन बढ़ जाता है. प्रोडक्शन बढ़ता है तो क्वालिटी भी अच्छा होता है. विद द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन इंक्रीज तो सप्लाई ऑल्सो इंक्रीज्ड. सो वी कैन से कि स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी का प्रोडक्शन से डायरेक्ट रिलेशन है. जैसे ही टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुआ, प्रोडक्शन बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगा. सो द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी हैज डायरेक्ट रिलेशन. सो नेक्स्ट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हमारे उस इसको समझने से पहले हमको समझना होगा कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस क्या होते हैं. फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पे आपको इमेज दिया हुआ है, बेसिक दिए हुए हैं, जो हम लोग जिनके बगैर प्रोडक्शन पॉसिबल ही नहीं है. तो वो है हमारे ये चार फैक्टर्स जो इनर इनर व्हील में दिए हुए हैं. द फर्स्ट इज land, then second is labor, entrepreneur and capital. और उसके रिलेटेड हमारे फैक्टर प्राइजेस होते हैं. जो लैंड हमेशा रेंट दिलवाती है या प्राइस उसका फैक्टर प्राइस है. कैपिटल का फैक्टर प्राइस है इंटरेस्ट. लेबर का फैक्टर प्राइस है वेजेस. एंड एंटरप्रेन्योर का ऑलवेज प्रॉफिट. एंटरप्रेन्योर आप एज अ बिजनेसमैन, एज अ प्रोड्यूसर, एज अ मैन्युफैक्चरर, एज अ सप्लायर आप उसको समझ सकते हो. अगर आपने ये चार और उसके फैक्टर प्राइस लर्न कर लिए तो डिटेल में आप नेक्स्ट कमिंग चैप्टर्स में हम देखेंगे. बट अभी के लिए आपको ये इतना याद रखना है कि ये एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस हैं जिनके बगैर प्रोडक्शन इज नॉट पॉसिबल. सो अभी हम अपनी पॉइंट पे आ जाते हैं. सॉरी, अभी हम अपने पॉइंट पे आ जाते हैं. इफ द फैक्टर प्राइस इंक्रीज, अभी फैक्टर प्राइस मतलब अभी आप देखिए जैसे रेंट इंक्रीज हुआ तो किस पे असर करेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे. अगर बैंक इंटरेस्ट बढ़ा रही है तो हमारे कैपिटल जिससे प्रोडक्शन पे हम लोग इन्वेस्ट करते हैं उस पे असर पड़ेगा. अगर लेबर वेजेस बढ़ा रहा है तो क्या होगा, सेम हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा. ठीक है. एंड इफ द और अगर एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट एक्सेस रखेगा तो भी हमारा ये इस पे प्राइस पे असर पड़ेगा. सो इफ द फैक्टर प्राइस इंक्रीज, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑल्सो इंक्रीज एज अ रिजल्ट इन सप्लाई डिक्रीज. तो फर्स्ट जो दो पॉइंट्स थी, जो प्राइस और टेक्नोलॉजी, उन दोनों का डायरेक्ट रिलेशन था सप्लाई से. बट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का इनडायरेक्ट रिलेशन है विद द सप्लाई. अगर इन तीनों चारों में से एक भी चीज अगर फैक्टर प्राइस बढ़ रही है तो उसका जो इफेक्ट है वो किस पे होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे. सो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हैज इनडायरेक्ट रिलेशनशिप विद द सप्लाई. एज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रेज एंड सप्लाई विल डिक्रीज. तो ये आपको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस याद रखने हैं. सो नेक्स्ट वी विल गो टू फोर्थ, that is infrastructure facilities.
ये इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज हमारे ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, पावर एक्सेट्रा, ब्रिजेस, रोड, इन सब में आता है। यू कैन ऐड द रेलवेज ऑल्सो एक्सेट्रा। ये सब जो है हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस और सप्लाई पे असर करते हैं, क्योंकि इन फैसिलिटीज में अगर थोड़ा भी डिक्रीज हुआ, इसका सप्लाई पे असर पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे इमेज दिया हुआ है आपके लिए कि हमारे पास जो भी कम्युनिकेशन है, पब्लिक रिलेशन मेंटेन करने के लिए हम लोग जो भी कम्युनिकेशंस यूज करते हैं, अगर उनमें शॉर्टेज हो जाएगी तो वो सप्लाई पे असर करेगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन में वी नीड अ ब्रिजेस, रोड एंड रेलवेज, तो इसमें 4 आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे, वाटरवेज, रोडवेज एंड रेलवेज, और 4th हमारा है एयरवेज। तो ये सब ट्रांसपोर्ट में कवर होगा। तो ये सब अगर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज अच्छी होंगी तो हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस स्पीड अप होगा। तो इन शॉर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज का सप्लाई के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। अगर ये फैसिलिटीज इम्प्रूव्ड हैं तो हमारी सप्लाई भी इम्प्रूव होगी। जैसे ही प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है गुड्स, पैकेजिंग होगी और सप्लाई इजीली हो जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे दिया हुआ है पॉइंट, शॉर्टेज इन दीज फैसिलिटीज डिक्रीज द सप्लाई। सो ये अगेन डायरेक्ट रिलेशनशिप दिखा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी विद द सप्लाई। सो वी विल कम टू द नेक्स्ट, दैट इज गवर्नमेंट पॉलिसीज। देखिए, अभी इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। हम अपना प्राइम मिनिस्टर चुनते हैं, तो वो हमारे लिए एज अ पब्लिक हमारे लिए वो पॉलिसीज बनाते हैं। तो पॉलिसीज में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसमें हमको सब्सिडीज मिलती हैं। सब्सिडी हमको सबसे पहले तो राशन, जैसे आपको पता है, जैसे ही पेंडेमिक कोरोना वायरस हुआ है, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो राशन फ्री देंगे, पर पर्सन 20 kg राइस देंगे। तो ये क्या है, ये जो कॉस्ट है, इसका कॉस्ट कौन बेयर करेगा? गवर्नमेंट। तो हर एक इंडिविजुअल को जो बिलो पॉवर्टी लाइन आते हैं, उनको 20 kgs गवर्नमेंट अपनी तरफ से, यू कैन से, फूड ग्रेन्स देगी। तो ये जो है, ये क्या है? गवर्नमेंट पॉलिसी है। तो ये सब्सिडाइज्ड गुड्स है। सब्सिडाइज मतलब इसका जो पेमेंट होगा पब्लिक नहीं करेगा, इसका पेमेंट कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी। कहाँ से करेगी? जो उनको रेवेन्यू आता है, टैक्सेशन एंड ऑल। सो यहाँ पे दूसरा आपको इमेज दिख रहा है, एलपीजी सिलेंडर। तो ये एलपीजी सिलेंडर, फिर वो जो भी फैमिली हो, एक्चुअल इसका कॉस्ट 900 है, बट हम उसको 5, कभी 600 पे करते हैं, कभी 700 पे करते हैं, डिपेंड ऑन द पॉलिसी। बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट है, दैट इज सब्सिडाइज गुड्स। तो ये सब्सिडीज हमको गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। तो जो रिमेनिंग अमाउंट है वो गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू से पे करती है। और दूसरा, हमारी गवर्नमेंट पॉलिसी टैक्सेशन, जैसे जीएसटी, इनकम टैक्स, ये सब भी पॉलिसीज एवरी ईयर चेंज होती हैं जब बजट आता है। तो जैसे एग्जेम्पशन है, एग्जेम्पशंस रहते हैं, वुमेन्स, फीमेल वुमेन्स के लिए अलग रहता है, मेल के लिए अलग इनकम टैक्स रहता है। तो वो सब टैक्सेशन पॉलिसीज जो होते हैं, वो एवरी ईयर दे रिवाइव, दे रिव्यू एंड ऑल। तो उसके हिसाब से हमको हमको वर्कआउट करना रहता है। तो इसका जो है रिलेशन सप्लाई से कैसे है, तो वो सप्लाई से करने के लिए वी विल गो टू द गवर्नमेंट पॉलिसी। फेवरेबल होगा अगर गवर्नमेंट पॉलिसी में एनकरेज सप्लाई, एंड अनफेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज में डिस्करेज द सप्लाई। अभी फेवरेबल पॉलिसीज मतलब जैसे टैक्सेशन पॉलिसीज हो गई, अगर वो एज पर वी कैन से द प्रोड्यूसर को एनहांस करने के लिए है, तो वो ज़्यादा सप्लाई करेगा। जैसे ऑक्ट्राई हुआ, अभी तो ऑक्ट्राई नहीं है, अभी सिर्फ जीएसटी है। तो जो एसेंशियल गुड्स हैं उन पे जीएसटी पहले ज़्यादा थी इनिशियल में, अब
उन लोग ने 11 to 10% कर दिए। तो इस पे क्या होता है, सप्लायर को फेवरेबल अगर पॉलिसीज मिलेंगी तो वो सप्लाई ज़्यादा करेगा। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज में जैसे कि टैक्सेशन, सब्सिडीज, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, ये सब अगर फेवरेबल होंगी तो सप्लायर ज़्यादा सप्लाई करेगा। सो प्रोडक्शन डिपेंड ऑन द गवर्नमेंट पॉलिसीज मेजर। तो इन दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है। एक इफ फेवरेबल पॉलिसीज है तो सप्लाई ज़्यादा होगा, अगर अनफेवरेबल होगी तो सप्लाई कम होगा। ठीक है, सो वी कैन मूव टू द सिक्स्थ पॉइंट, दैट इज नेचुरल कंडीशंस। अभी आपको पता है हमारा एग्रीकल्चरल कंट्री है, हमारा बैकबोन है एग्रीकल्चर इंडिया का। तो अगर मानसून फेवरेबल है, क्लाइमेटिक कंडीशंस फेवरेबल हैं, तो हमारी हार्वेस्ट और वी कैन से द क्रॉप्स जो हैं अच्छे ग्रो होते हैं, उनका प्रोडक्शन अच्छा होता है और फिर हम उनको सप्लाई करते हैं मार्केट में। तो अगर फेवरेबल नेचुरल कंडीशंस हैं, कुछ भी ड्रॉट, फैमाइन, फ्लड नहीं आ रहा है इस पर्टिकुलर ईयर में, तो हमारा जो प्रोडक्शन होगा वो बहुत अच्छा होगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। ये पूरा जो नेचुरल कंडीशंस हैं वो डिपेंड करते हैं ज़्यादा करके प्राइमरी ऑक्यूपेशंस पे, जैसे एग्रीकल्चर हुआ, फिशिंग हुआ। सेकेंडरी पे भी इसका असर होता है बट वो थोड़ा कम होता है। जो बेसिक है वो ज़्यादा प्राइमरी सेक्टर में होता है नेचुरल कंडीशंस का, क्योंकि वो डायरेक्टली रिलेटेड रहते हैं नेचर से, डिपेंड करता है वो नेचर पे, इसके लिए। और सेकेंडरी जो हमारी इंडस्ट्रियल सप्लाई है उस पे थोड़ा ये कम असर करता है, टेम्पररी वी कैन से। बट अगर क्लाइमेटिक कंडीशंस फेवरेबल नहीं हो तो एग्रीकल्चर पे वो मोस्टली वी कैन से टेम्पररी तो नहीं, परमानेंट कर सकता है फॉर पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, particular year के लिए we can say. The supply of agriculture products depend on the natural condition. Good monsoon और favorable climate होगा तो will produce a good harvest, so the supply will increase. तो अगर good natural conditions हैं तो supply अच्छा होगा, अगर bad natural conditions हैं तो supply कम होगा। अगर आप ये गवर्नमेंट पॉलिसीज और ये पॉइंट देखोगे तो ऑलमोस्ट सेम है। वो फेवरेबल होगा तो सप्लाई ज़्यादा होगा, गवर्नमेंट पॉलिसीज। यहाँ पे भी अगर नेचुरल कंडीशंस फेवरेबल होंगी तो सप्लाई ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इनडायरेक्टली इन दोनों का वी कैन से डायरेक्ट रिलेशन है विद द सप्लाई। हियर कम्स द नेक्स्ट, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस अबाउट द प्राइस। ये क्या है? ये जो है इट इज कॉल्ड एंड विथ होल्ड द स्टॉक। उनको ऐसे लगता है प्रोड्यूसर को कि फ्यूचर में कमिंग नेक्स्ट वीक या 15 डेज में अगर मैं स्टॉक होल्ड करके मैं टेम्पररी उसको दिखाऊंगा कि सप्लाई नहीं है, तो ऑटोमेटिकली सप्लाई नहीं होने की वजह से प्राइस बढ़ जाता है। किसका प्राइस बढ़ जाएगा? कोई भी प्रोडक्ट का, फिर वो ऑनियन हो, पोटैटो हो, टोमेटो हो, एग्रीकल्चरल गुड्स के ज़्यादा विथहोल्ड होते हैं स्टॉक, ताकि वो टेम्पररी दिखाएं कि इसका सप्लाई नहीं है। तो सप्लाई नहीं है तो लोग क्या करते हैं? दे आर रेडी टू पे फॉर दैट हायर प्राइस। तो इफ द प्राइस आर एक्सपेक्टेड टू rise in the near future, the producer may withhold the stock. This will reduce the supply and vice versa. तो वो क्या करेगा? प्रोड्यूसर स्टॉक को रोक के रखेगा एक हफ्ते के लिए, फिर उसको निकालेगा। तो ऑटोमेटिकली क्या दिखा रहा है वो एक हफ्ते के लिए कि सप्लाई नहीं है। सप्लाई नहीं है तो वो प्राइस क्या करेगा? बढ़ जाएगा। तो ये है फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस अबाउट द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। अगर फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा तो प्रोड्यूसर, ये सब सप्लाई जो है पूरा प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो वो क्या करेगा? विथहोल्ड करेगा, मतलब स्टॉक को अपने पास रखेगा, टेम्पररीली वो दिखाएगा कि शॉर्टेज है। सो इट हैज future expectations about price. It is from the producer point of view. Okay.
सो द एट्थ अदर फैक्टर्स। अभी अदर फैक्टर्स में जो हमारी सप्लाई को असर करता है वो है फर्स्ट नेचर ऑफ मार्केट। अब इस पॉइंट को समझने के लिए आपको यहाँ पे पिक्चर पे आना पड़ेगा। द नेचर ऑफ मार्केट, दो टाइप ऑफ मार्केट हैं, एक है कॉम्पिटिटिव मार्केट, एक है मोनोपोली। ये टाइप्स ऑफ मार्केट आप कमिंग चैप्टर में आप देखोगे, बट अभी के लिए आपको इतना तो पता होगा, कॉम्पिटिटिव मार्केट होता है तो सप्लाई हाई होती है कंपटीशन में, कॉम्पिटिटिव गुड्स हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, आपने किया है ये डिमांड में, तो सप्लाई ज्यादा रहती है। और मोनोपोली मतलब सिंगल सेलर। सिंगल सेलर क्या करेगा, उसकी मोनोपोली है, उसकी बादशाही है, तो क्या करेगा, वो सप्लाई कम करेगा जैसे उसका प्रोडक्ट यूनिक रहे। तो ये हो जाता है नेचर ऑफ मार्केट जो सप्लाई पे we can say the effect करता है। The next is the our price, relative price of other goods। अभी other goods में क्या आ जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी आ जाएंगे, तो वो भी फर्क पड़ता है किस पे, सप्लाई पे, ठीक है ना। जैसे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कैसे रहते हैं, जो हमने डिमांड एनालाइज में किया है, तो इसमें ज़्यादा अभी एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपको इतना ही समझना है कि ये प्राइस रिलेटेड अदर गुड्स का जो इफेक्ट पड़ता है वो किस पे पड़ता है, सप्लाई पे पड़ता है। द नेक्स्ट इज export import। Export import is also called the EXIM policy। EXIM means export and IM means import। तो जैसे ही गवर्नमेंट पॉलिसीज ये बनाती है, फॉरेन पॉलिसीज इसको बोलते हैं, तो वो असर किस पे करता है, जैसे हमने गवर्नमेंट पॉलिसीज का पॉइंट किया ना, तो वैसे ही है, फेवरेबल होगा तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट अच्छा रहेगा, बैलेंस रहेगा। अगर अनफेवरेबल होगा तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे, सप्लाई पे असर पड़ता है। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल रिलेशन। ये भी हमने किया। इंडस्ट्रियल रिलेशन मीन्स वही फैसिलिटीज गिवन बाय द गवर्नमेंट टू द इंडस्ट्रीज। तो अगर फेवरेबल इंडस्ट्रियल रिलेशंस पॉलिसीज होंगे तो वो सप्लाई इजीली होगा प्रोडक्ट्स का इन द मार्केट, और प्राइस भी कंट्रोल में रहेगा। सो अवेलेबल ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये भी हमने बहुत अच्छे से किया। द लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, फिर उसके फैक्टर प्राइस भी किए, रेंट, कैपिटल, वेजेस एंड प्रॉफिट। सो ये ऑल फैक्टर्स जब मिल जाते हैं तो वो सप्लाई पे क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, असर करते हैं, सप्लाई को डायरेक्ट या इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। सो टोटल 8 factors we have done। So just I will test you। ये है इकोनॉमिक टर्म्स, 1 मार्क का। 1 मार्क का एक ये आपको मैंने पहले भी बताया है, ये न्यू टर्म्स हैं, फिलअप्स भी आएंगे, फिलअप्स भी हैं आपके पेपर पैटर्न में एज पर द न्यू बोर्ड पैटर्न ऑफ 20 एंड 21 बोर्ड पैटर्न। सो उसमें आपको ये इकोनॉमिक टर्म जो है वो 1 मार्क के लिए आएगा। ये स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है ये 5 इकोनॉमिक टर्म्स हैं जो इस टॉपिक से रिलेटेड है। आई विल रीड फॉर यू। आप अपने आप को टेस्ट कीजिए, आपको अगर आंसर्स आ रहे हैं तो नोट डाउन कर दीजिए, देन आई विल शो यू द आंसर्स। द फर्स्ट इकोनॉमिक टर्म इज नेम द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। आई कैन गिव यू हिंट, इसमें 4 हैं और 4 उसके फैक्टर प्राइसेस हैं, तो आप इसमें कोई भी एक लिख सकते हो। द नेक्स्ट, नेम द फैसिलिटी विच कम्स अंडर ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड पावर। द थर्ड इज amount of goods that producers are willing to supply. What is it called? EXIM, EX and IM stands for what? You have to state that. The relationship of supply with price. Price और supply का क्या relation है वो आपको बताना है. I will give you few seconds to answer it. Okay, students, I hope you know the answers. So here are the answers. The name, the factor of production is the land, labor, capital and entrepreneur. यहाँ पे अगर factor price होता तो आप rent, wages
और कैपिटल ये सब आप लिख सकते थे, बट यहाँ पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है तो आपको इकोनॉमिक टर्म्स ये 4 में से आप कोई भी एक लिख सकते हो। द नेक्स्ट इज फैसिलिटीज, जिसमें हम ट्रांसपोर्ट के 4 वेज हैं तो वो नहीं लिखने। फैसिलिटीज क्या है? फैसिलिटीज इज इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि इकोनॉमिक टर्म है ना तो आपको स्पेसिफाई लिखना है। और ये तो हमारा डेफिनेशन ही था। द अमाउंट ऑफ गुड्स दैट प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सप्लाई इज कॉल्ड सप्लाई। और ये एग्जिम, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट स्टैंड्स फॉर दैट। एंड प्राइस और सप्लाई का हमेशा डायरेक्ट रिलेशन होता है एज पर द लॉ ऑफ सप्लाई। सो नेक्स्ट लेक्चर में लॉ ऑफ सप्लाई हम देखने वाले हैं। तो ये आप डिटर्मिनेंट्स और जो हम मेरा प्रीवियस लेक्चर था सप्लाई एनालाइज पे, वो अच्छे से आप देख लीजिए तो आपको लॉ ऑफ सप्लाई बहुत इजी लगेगा। सो टिल देन, थैंक यू एंड गुड बाय स्टूडेंट्स।